आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि भारत सरकार का बजट उनको समझ में नहीं आता, तो मैं समझाता हूं कि इस महाभारी बजट को कैसे समझा जाए। ये जो करोड़ों अरबों का भारत सरकार का बजट है, मैं आपको आपके घर की कमाई के अंदाज में, आमदनी और खर्चे के अंदाज में यहां बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करता हूं। अब मैं जो बात कर रहा हूं वो कर रहा हूं सरकार के करीबन 225 लाख करोड़ रुपयों के हिसाब किताब का। लेकिन आप इन नंबरों में मत जाइए, आपको मैं बिल्कुल सिंपल छोटे छोटे आंकड़ों से यह बात समझाना चाहता हूं। सरकार की आमदनी के 3 जरिए हैं। एक है डायरेक्ट टैक्स, जो इनकम टैक्स वगैरह होते हैं, जो आपकी कमाई के बाद आपसे लिया जाता है। दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स, जो आपसे लिया जाता है, जो सेवाएं होती हैं, प्रोडक्ट होते हैं, साबुन तेल वगैरह के जो खर्चे होते हैं, उस पर आपसे जो टैक्स लिया जाता है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, और अब वो सिर्फ एक जीएसटी हो गया है। तीसरी कमाई होती है दूसरे जरियों से, जैसे कि कभी डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, कभी सरकार ने अपने कुछ शेयर बेच दिए, कभी कोई जमीन बेच दी। तो इस बार मान लीजिए कि सरकार को आमदनी होनी है 10 रुपए की डायरेक्ट टैक्स से, और इनडायरेक्ट टैक्स में जरा दबाव बना हुआ है, आमदनी कम होगी, वो होती है 9 रुपए के आसपास, और 4 रुपए आपके पास आते हैं जो अन्य जरियों से, जो अदर सोर्सेस हैं, वो रेवेन्यू आपके पास आता है। तो 23 रुपए की आपकी कमाई होती है। आप इसको कह लीजिए 23 लाख करोड़ रुपए। आपने वो मुहावरा सुना होगा, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। दूसरा मुहावरा भी सुना होगा कि पैर उतने फैलाओ जितनी बड़ी आपकी चादर है। लेकिन भारत सरकार आपके घर का जब बजट बनाती है तो ऐसा कर नहीं पाती, क्योंकि उसके खर्चे के कमिटमेंट बहुत बड़े बड़े हैं। तो इस 23 रुपए में से 7 रुपए केंद्र सरकार राज्य सरकारों को देती है, यानी अब बच गए 16 रुपए केंद्र सरकार के पास आमदनी से आए हुए। और अब देखिए कि सामने खर्च किस तरह का है। 4 रुपए सरकार के चले जाते हैं सरकार के लोगों को तनख्वाह देने में। इसके बाद सब्सिडी में चले जाते हैं, जो गरीबों की मदद के लिए हम देते हैं अपनी तरफ से, वो 3 रुपए चले जाते हैं। उसके बाद 5 रुपए चले जाते हैं कर्जों का ब्याज चुकाने में, यानी 4, 3, 5 इनको आप जोड़े तो ये तो हो गए 12 रुपए। इसके बाद का 10 रुपए का खर्चा और है, जिसमें सेना पर जो हमारा खर्च है, हेल्थ पर जो खर्च है, शिक्षा पर जो खर्च है, और हर सरकारें जो आती हैं और तरह तरह की स्कीमों के नाम रखती हैं, बहुत सारी गरीब कल्याणकारी योजनाएं बनाती हैं। तो ये जो कमिटेड खर्चा है, ये है करीबन 10 रुपए का, यानी खर्च हुआ 22 रुपए और आपके पास उधर बचे हुए हैं 16 रुपए, यानी 6 रुपए का आपको घाटा है, यानी करीब करीब 6 लाख करोड़ रुपए का आपको घाटा है, जिसमें आप एक जुमला सुनते हैं फिस्कल डेफिसिट, और हमको लगता है ये 0.12% ऊपर नीचे होता है। इससे क्या होता होगा? जो पिछला साल था वित्त वर्ष 17-18 का, उस पर सरकार ने अपने लिए हिसाब लगाया कि 5.5 लाख करोड़ का घाटा होगा, यानी 3.2% फिस्कल डेफिसिट, जो पूरा हमारा जीडीपी है, उस जीडीपी का 3.2% का हमको फिस्कल डेफिसिट होगा। ये आंकड़ा दरअसल सारी दुनिया और सारे निवेशक और बैंकिंग व्यवस्थाएं वॉच करती हैं, नजर रखती हैं, क्योंकि आपके पास अगर घाटा ज्यादा है तो जाहिर है कि आप बाजार से कर्ज लेंगे। जब आप कर्ज लेंगे तो बैंकिंग के पास व्यवस्थाएं कम होंगी और पैसे दूसरे लोगों को उत्पादक कार्यों में लगाने के लिए, यानी ब्याज का रेट बढ़ेगा। यानी ब्याज का जब रेट बढ़ेगा तो महंगाई पर, इन्फ्लेशन पर उसका दबाव आएगा और महंगाई बढ़ेगी। यानी ये वो आंकड़ा है जो आपको सबसे बोरिंग लगता है, लेकिन आपकी जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर डालता है। तो अभी क्या हुआ? सरकार का मूल घाटा था 5.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास, लेकिन तब सरकार के खर्चे बहुत ज्यादा हो गए और सरकार ने सोचा कि हम करीबन 50,000 करोड़ रुपए बाजार से और उठा लेते हैं। जब सरकार बाजार से पैसा उठाती है उसको कहते हैं यील्ड, यानी ब्याज का खर्च सरकार को और बढ़ाना पड़ता है और उससे फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं। तो जब लगा कि इससे बॉन्ड मार्केट में, कर्ज बाजार में दुनिया भर में खराब संकेत गया है, तो सरकार ने तुरंत अनाउंस किया कि 50,000 करोड़ की बजाय हम सिर्फ 20,000 करोड़ रुपए उठाएंगे, और इससे शेयर बाजार और बैंकिंग व्यवस्था में एक प्रकार की राहत या खुशी की लहर दौड़ी। यानी कि अब जो इन्होंने अपने ऊपर खर्च और बोरोइंग जिस तरीके से बढ़ाया है, उससे फिस्कल डेफिसिट 3.2 से बढ़ करके 3.5 के आसपास हो सकता है या 3.45 के आसपास हो सकता है। अब आने वाले दिनों में सरकार चूंकि धीरे धीरे चुनाव की तरफ बढ़ रही है, तो इनको और बहुत सारे पैसे चाहिए, और डर यही है कि सरकार अगर पॉपुलिस्ट बजट लाएगी तो क्या फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े को इस साल का जो
3.4 या 3.5 हो सकता है, इसको 3.7 तक जाने देगी। तो बजट जब 1 फरवरी को आएगा और इन आंकड़ों को और इस आमदनी, खर्च और घाटे, इन 3 चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको बजट बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। हिंदी क्विंट की यही कोशिश है कि आपको बजट बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है और वो कितनी आसानी से आपको समझा सकता है, ताकि आप अपने दोस्तों में थोड़ा रुतबा भी जमा सकते हैं, क्योंकि आप उनसे ज़्यादा जान गए हैं। हिंदी क्विंट के बजट का इस बार का शीर्षक जो है वो है दे दनाधन। तो इसी तरीके से दनादन तौर पर आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।